हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटाइट पॉलिटिकल। माय नेम इज़ उद्वैस शेख और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप अमेंड कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस को आप अमेंड कर सकते हैं ताकि चेंजिंग कंडीशंस जो हैं टाइम की, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज हो रही हैं, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी वैलिड रहे, रिलायबल रहे। सो फर्दर जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इंडिया का, ना ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। इट इज़ अ बैलेंस ऑफ बोथ, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज कर सकते हो, एंड कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके लिए इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है वो स्पेसिफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और कैसे अमेंड कर सकते हैं, वाया एडिशन, वाया वेरिएशन और बाय रिपील, and further amendment must follow a prescribed procedure. Apart from that, one important thing that you should know कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, बट ऐसा प्रोविजन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। एंड ये जो जजमेंट है इट वाज पास इन द केस ऑफ नंदा भारती केस ऑफ 1973। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोसीजर है क्या अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए आपको एक बिल इनिशिएट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट में ही आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं है ना। जो बिल इंट्रोड्यूस होता है या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब ज़्यादातर प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर करते हैं। तो उस केस में द बिल मस्ट बी पास विद बोथ द हाउसेस, दैट इज द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड ऑल्सो 2/3 ऑफ द मेंबरशिप जो प्रेजेंट है उस दौरान, एंड दे आर वोटिंग मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई डेडलॉक आता है दोनों हाउसेस के बीच में, लेट्स से अगर कोई एक बिल है जिस पे दोनों हाउस अग्री नहीं करते, तो उस केस में देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट अमेंडमेंट्स जो होते हैं दे अफेक्ट द फेडरल प्रोविजंस ऑल्सो समटाइम्स। तो अगर ऐसे कोई अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो फेडरल प्रोविजंस को अमेंड कर रहा है, तो उसके लिए इन दिस केस यू हैव टू ऑल्सो टेक द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, बाय सिंपल मेजॉरिटी। नाउ आफ्टर दैट, अगर आपका जो बिल है वो पास हो गया है दोनों हाउसेस से, एंड इन द केस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है, और जिस केस में स्टेट के रैटिफिकेशन की ज़रूरत है वो भी पास हो गया है, तब आप वो बिल आगे फॉरवर्ड करते हो फॉर द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात ये है कि प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट विदहोल्ड और रिटर्न द बिल। सो विद द प्रेसिडेंट एसेंट जो बिल है दैट बिकम्स एन एक्ट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ना अगर इंडिया की बात करें, सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 वेज में अमेंड कर सकते हैं। पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड थर्ड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट बट द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो देखिए, सो यस, दीज आर द प्रोविजंस जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू बाय पार्लियामेंट से आप अमेंड कर सकते हो, एंड दिस इज द लिस्ट एज यू कैन सी इन द स्लाइड। द नेक्स्ट आर द प्रोविजंस जो आप स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास कर सकते हो, विच इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड ऑल्सो ऑल अदर प्रोविजंस जो फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज में नहीं है। Then the third is by special majority of the parliament and consent of the states. So these are the provisions that are listed below in this case. Apart from that, constitution amendment procedure जो है इंडिया का, उसे क्रिटिसाइज भी करा गया है बहुत सारे स्टैंड्स पे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका यही है कि अमेंडमेंट की पावर ओनली लाइज विद द पार्लियामेंट, इट डज नॉट लाइज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। हाउएवर यूएसए में फेडरलिज्म भी है और यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिंपल या स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही अमेंड कर सकते हैं, उसमें स्टेट रैटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। देन द नेक्स्ट इज कि देयर इज़ नो टाइम फ्रेम फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें अमेंडमेंट चाहिए और स्टेट के रैटिफिकेशन की ज़रूरत है, तो स्टेट के लिए इसमें कोई टाइमलाइन अभी डिफाइन नहीं करी गई है। स्टेट रैटिफाई भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं अमेंडमेंट, या फिर वो साइलेंट भी रह सकते हैं विदड्रॉइंग देयर अप्रूवल, या फिर वो साइलेंट भी रह सकते हैं, ना ही वो विड्रॉ करें ना ही वो रैटिफाई करें इन केस दे वांटेड टू विड्रॉ द अप्रूवल। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल इंट्रोड्यूस करा, वो लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती। वेयर इज ऑर्डिनरी बिल के केसेस में जॉइंट सिटिंग होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डेडलॉक ऑफ द 2 हाउसेस।
However, despite of all these criticism, जो process है amendment का इंडिया का, that is also praised because of its balancing nature, flexibility and also rigidity, which allows for adaptation, कि आप changing conditions के through adapt कर सकते हैं constitution को without overly susceptible to the changes by the parties or the ruling parties. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.